जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और एक बार आपका फिर से स्वागत है तरुणा डिफेंस एकेडमी में। यहां पर हम रोज़ जीके और जीएस का मॉडल पेपर लगाते हैं। आप सभी को पता ही होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उनको हम बता दें कि सुबह 9:30 बजे आपकी रेगुलर क्लास आती है और यहां पर हम आर्मी का जीके जीएस का पेपर लगाते हैं, जो कि आपका मॉडल पेपर होता है। इसमें पीछे के सालों में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगे वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट रहेगा उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो जो नए साथी हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने पहले से कर रखा है वो अच्छी बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लाइक अभी नहीं करना, क्लास के बाद में करना अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जीके और जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन है। सुबह 9:30 बजे की क्लास है। आपको लाइव चैट में अपने आंसर्स देना है। देखो प्रैक्टिस पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन जो है साथियों आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। बंद अर्थात कई बार हम बोल देते हैं ना कि भारत बंद है, ये चीज़ बंद है, ये सड़क बंद है, ऐसा बंद है। तो जो बंद कर देने वाली जो चीज़ होती है वो क्या है, असंवैधानिक है। संवैधानिक नहीं है, वो कानून के विरुद्ध है, ठीक है। ये सबसे पहले कौन से उच्च न्यायालय ने कहा था? तो ऑप्शन साथियों आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या ओडिशा। जल्दी बता दें, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये पीछे एग्जाम में आ चुका है क्योंकि, ठीक है। तो आर्मी में चाहे आप कोई भी पोस्ट की तैयारी करते हो, ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीके और जीएस तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए रहता है, ठीक है। जल्दी से बता दें, अपना आंसर सही बताएं। तो केरल जो है, केरल का उच्च न्यायालय था, उसने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक बताया था, ठीक है। ये आपका आंसर करेक्ट हो चुका है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया? शिमला समझौता कब हुआ? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये तो सभी का सही होना चाहिए। सभी बताएं, सही करें इसको। एक बार साउंड चेक करें साथियों, साउंड प्रॉपर है क्या? साउंड प्रॉपर है क्या, एक बार चेक कर लें, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इसमें आपको आंसर बताना है। तो जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। अब साथियों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको जूम कर देती हूँ मैं। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बताइए। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ये साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम या लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नारा और जो कथन है वहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आर्मी इनको बहुत पसंद करती है ऐसे क्वेश्चंस को, तो बार बार रिपीट करती है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? कितनी शानदार लाइन कही है, किसका कथन है ये? तो ये टीपू सुल्तान का कथन है। किसका कथन है ये? टीपू सुल्तान का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था?
औरंगजेब ने भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। तो कौन लड़ा था औरंगजेब की तरफ से, वो आपको बताना है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जसवंत सिंह, मान सिंह, भगवान दास या जय सिंह। तो इन्होंने राजा जय सिंह को भेजा था, राजा जय सिंह को भेजा था, जो कि कहाँ के थे, आमेर के। कहाँ के थे, आमेर के राजा, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। स्टार्टिंग में जो बौद्ध साहित्य थे वो कौन सी भाषा में रचे गए थे, ये आपको बताना है। पाली, संस्कृत, अरेमेइक या प्राकृत। तो ये पाली भाषा में लिए गए थे, पाली भाषा में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य बताएं। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़। 9 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़। तो यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से आपका महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आंसर आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सभी को सही आंसर देना है। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हों, कम से कम वो क्वेश्चन तो आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जवाब बताएं। दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ, जल्दी बताएं। तो देहरादून जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर लग जाएगा। ठीक है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। रेल के डिब्बे, ठीक है, कहाँ पे बनाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस है जमशेदपुर, पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर। पेरम्बूर तो सभी में आ रहा है साथियों। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे कपूरथला, कपूरथला और पेरम्बूर में ये बनाए जाते हैं जो रेलगाड़ी के आपके डिब्बे होते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल कहा जाता है, बताएं। चीनी का कटोरा। ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। बताएं जल्दी से। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश जो है उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20, देखो फसलों से हमेशा क्वेश्चन बने हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी किस्म जो है वो किस फसल से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें जैसे साबरमती, सोनारा है, इस टाइप का तो किस्मों के नाम जो हैं फसलों के वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है IR-20, कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना। कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना, जल्दी बताएं। तो वैसे ही ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं हम लोग किसान परिवारों से हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चावल की किस्म है, चावल की अधिक पैदावार देने वाली। ठीक है, चावल की। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है। वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये किससे प्राप्त होती है। इस तरह की क्वेश्चन तो हमारी माताएं बहनें भी बता सकती हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, लौंग। ठीक है, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। आपको पता है कि जो आर्मी है उसमें विश्व का जीके भी पूछा जाता है, तो आपको उससे भी अवगत होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। तो संसार की पहली महिला बतानी है आपको कि वो कौन से देश की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, कौन से देश की प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, श्रीलंका, इजराइल और पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका
देश की वो महिला हैं जो प्रधानमंत्री रही हैं श्रीलंका की। अब आपको ऑप्शन में बताना है कि उन महिला का नाम क्या था। ऑप्शन में बताएं। ये पीछे की क्लास में मैंने एक बार ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, तो उन महिला का नाम आपको बताना है। और क्लासेस नहीं लेते तो रेगुलर क्लासेस लिया करो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ज़रूर पूछूंगी आपको, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। अब ये आपका भाग सेकंड स्टार्ट हो चुका है सामान्य विज्ञान का, ठीक है, सामान्य विज्ञान का। पहले अब सभी कमेंट करके मुझे ये बताएं कि 15 क्वेश्चन जो आपके जीके के थे, उस जीके के पोर्शन में आपके 15 में से कितने सही हुए हैं। 12 से ऊपर किस किस के क्वेश्चन सही हैं। अगर 12 से ऊपर आप लोग सही कर पा रहे हो 13-14 तक, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मान सकते हैं। और 11-12 तक अगर आपके सही हुए हैं तो ये मान सकते हैं कि ठीक ठाक तैयारी है। और अगर 10 से कम आपके क्वेश्चन होते हैं, 10 से कम, तो आप ये मानो कि आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि 100 नंबर वाले विद्यार्थी भी बहुत अच्छी तैयारी में हैं। अगर किसी के 100 से कम नंबर हैं तो आपको और अधिक तैयारी करनी होगी। रिटर्न एग्ज़ाम में नंबर जो है आपको खींचने होंगे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें और लगातार क्लासेस जो हैं वो लेते रहें, ठीक है। लगातार क्लासेस जो हैं वो लेते रहें। अब 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाम आया है भाई, ये होता क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल, ठीक है। गंधक का अम्ल नाम से इसको जाना जाता है। बैटरी वगैरह जो होती है आपकी, बैटरी वगैरह में इसको यूज़ भी किया जाता है, इन्वर्टर वगैरह जो हैं। तो ये H2SO4 हो गया। अब ये नाम आया तनु, और एक नाम आता है सांद्र। तो ये सांद्र और तनु में क्या फ़र्क होता है ये हम देखते हैं। तो तनु जो है वो तो होता है डाइल्यूट, मतलब ये पूरा जो है एकदम, इसमें सांद्र प्रवृत्ति नहीं होती है, इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ मिक्स होता है, तो ये अपनी तनु प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। और जो सांद्र प्रकृति होती है मतलब पूरा कंसंट्रेट होता है ये, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और तनु जो है उसमें कुछ मात्रा में पानी मिक्स होता है, और जो मेनली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। और इसमें प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सांद्र में ये मानोगे कि प्योर होता है, और तनु में ये मानोगे कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र भी आ सकता है, तो क्या हो गया, H2SO4 हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं, जो बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, वो आपको बताना है कि किस क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। किसी, तो कोई क्रियाशील धातु है, उसकी हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ये मानो कोई धातु है, धातु की आपने अभिक्रिया कराई किसके साथ, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दी आपने, ठीक है। H2SO4 के साथ, तो आपको बताना है कि कौन सी गैस निकलेगी। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों आपका। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही लग जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। देखो केमिस्ट्री वाले जो साइंस जिनके पास रही है वो स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होगी, वरना ये 10th तक भी जो है आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। 10th से ऊपर की साइंस बिल्कुल नहीं आती है। 10th तक की अगर किताबें आपके क्लियर है, अच्छी तरह आपने सही से पढ़ाई की है 10th तक, तो आपको यहाँ पे तैयारी जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 17वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कामला यानी कि पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। पीलिया जो रोग होता है आपको पता ही होगा, इसमें आंखें जो हैं, शरीर है, नाखून जो हैं आपके, ये पीले पड़ जाते हैं, और इस तरह का ये रोग के लक्षण दिखते हैं हमें। और ये जो है किसके कारण दिखाई देते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस और मैं आपको देती हूँ।
तो साथियों हमको यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिले हैं, सर के द्वारा लिखने में कंजूसी कर दी गई है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। 2 नंबर ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आंत, क्या लिख लेती हूँ आंत, और 3 नंबर ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ यकृत। ठीक है, सबको दिख रहा है यकृत, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिख रहा है ना आराम से। ये मैंने 2 ऑप्शन और लिखे हैं यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, पीलिया के लक्षण किसकी वजह से होते हैं, तो ये यकृत जो होता है इसमें ये इन्फेक्टेड होता है और यकृत की वजह से आपको जो है पीलिया के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही लग जाएगा, सबको दिख रहा है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। 18वां क्वेश्चन, CaO का जल में घुलना, NHC1, ये एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ये इसको साथियों NH4Cl करो, NH4Cl करो इसको। ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जल में विलयन या NaOH का जल में विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और उपरोक्त सभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया बतानी है आपको। ऊष्माशोषी जो कि ऊष्मा का शोषण करे, ऊष्मा को अवशोषित करे, तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है सेकंड नंबर का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही आपको जो है इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। NaOH पूछा जाए तो NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये नाम भी आप याद रख लेंगे। और तत्वों के प्रतीक की बात करें तो आपको 30 तक तो प्रतीक याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है, पारिस्थितिकी के अंदर बताना है आपको, लेड, मरकरी, क्रोमियम या कॉपर, लेड, मरकरी, क्रोमियम या कॉपर। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताएं। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में उत्तर दे रहे हैं, तो वो लाइव चैट बॉक्स में आंसर दो क्योंकि कमेंट बॉक्स वाले अभी यहाँ पे दिख नहीं पाते, लाइव चैट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिख पा रहे हैं सभी को। मरकरी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। इसमें भी एक क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो खा गए हैं सर, पर कोई बात नहीं है, हमारा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में ही काम हो गया। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो निकलेगी यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं, एक मोल बंध जो होता है उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन ही हो गई है, किसकी डेफिनेशन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गठन की ऊष्मा, बंध की ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा या दहन की ऊष्मा। तो ये बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन होती है, किसकी, बंधन ऊर्जा की। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, रुधिर की प्रकृति पूछा है इसने, क्या होती है। तो पहले तो आपको पीएच स्केल पे मान पता होना चाहिए कि रुधिर का मान क्या होता है, तब आप इस क्वेश्चन को सही लगा पाएंगे। देखो आपको पता है कि इस तरह से क्या होता है, एक पीएच स्केल होती है, क्या होता है, इस तरह से एक पीएच स्केल होती है। और इस स्केल पे क्या होता है कि कुछ नंबर होते हैं। एक ऐसे होता है कि यहाँ पे क्या होता है, 7 होता है। 7 से जब आप कम जाते हो, 7 से जब आप कम जाते हो तो वहाँ पे जो प्रकृति है वो तो होती है अम्लीय, और 7 से जब आप ऊपर की तरफ आते हो तो जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। ठीक है, कम आते हो तो प्रकृति क्या होगी,
अम्लीय, आगे जाते हो तो प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे कम में 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनके बीच की संख्याएं भी रहेंगी। यहाँ पे आगे ज़्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, इस तरह से रहेंगी। अब रुधिर का पूछा है, तो रुधिर का जो मान होता है वो 7 और 8 के बीच में होता है। कहाँ, 7 और 8 के बीच में। कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। तो 7 से तो अधिक है ना, 7 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन मिल रहा है आपको। कौन सा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 में ऑप्शन देख लो, आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। ये तो आपकी आ गई सूची वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको एक साथ दिख जाए। अब एक साथ दिख जाएगा। ठीक है, सूची में दिए गए पदार्थों को सूची सेकंड में मिलाएं। सूची फर्स्ट में दिए हैं, उनको सेकंड में मिलाना है। पीएच मान से मिलाना है आपको, किसका कितना पीएच मान है। ये जो अपनी आर्मी वाली बुक है साथियों, ग्रीन वाली फुल सिलेबस, उसमें पूरा मैंने बताया हुआ है, एक पेज पे सूची बनाई हुई है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पीएच स्केल वाले मान रहते हैं उन सभी को डाला हुआ है। जिन भी साथियों के पास बुक नहीं है वो बुक ले भी सकते हैं। अब अगर आपके पिन कोड पर ये ऑर्डर नहीं हो पा रही है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलती है वैसे तो आप ई बुक भी ले सकते हो। ओनली 20 रुपये में तो आपको मिल जाएगी वो येलो वाली आपकी। ठीक है, येलो बुक तो 20 में, और 30 में मिलेगी आपको जो फुल सिलेबस बुक है, ग्रीन बुक। ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं है, और पैसे ये 20 और 30, 20-30 रुपये ऐसे ही हम खर्च कर देते हैं। ये पैसे भी इसलिए रखे गए हैं क्योंकि टेक्निकल टीम जो है, जो आपको बुक प्रोवाइड करवाती है और जो आपके लिए टाइपिंग वगैरह करती है रेगुलर, उनके भी घर पे बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो उनको भी चाहिए, तो उनको देने के लिए पैसे रखे गए हैं, डायरेक्ट उनके पास ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 और 30 रुपये रखे गए हैं। ये मैंने छोटी सी इम्पोर्टेंट बात बीच में बता दी है। कोई बात नहीं, वापस आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। ये डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दो एक बार। चलो, अब यहाँ पे आ गई आपकी सूची। ठीक है, टमाटर का रस, मनुष्य का मूत्र, जठर रस और आसुत रस, इन चारों के आपको पीएच मान बताने हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, यहाँ पे अब आगे आपको इस तरह से ये ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो इसको मैच करेंगे। तो टमाटर का जो रस होता है, टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान देखो पहले कितना होता है। इसका पीएच, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.0 से 4.4 के बीच में। ठीक है, 4.0 से 4.4 के बीच में, मतलब कौन सी प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति का। उसके बाद में मनुष्य का जो मूत्र है उसका पीएच मान कितना होता है, वो होता है 5.5 से 7.5 के बीच में। ठीक है, 5.5 से 7.5 के बीच में। याद हो रहा है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं इसीलिए ये एक साथ याद हो जाए। फिर है जठर रस, जो कि आपके पेट में बनेगा। जठर रस का मान होता है 1.2 के अराउंड, 1.2 के अराउंड होता है ये। तो यहाँ पे जठर रस का मान हो गया। इसके बाद में आपका बचता है आसुत जल। आसुत जल यानी कि शुद्ध जल, जिसका मान होता है 7। ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इससे कम मान वाले अम्लीय होते हैं और ज़्यादा मान वाले क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिलाया है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, जठर रस सी का 1 और डी का 3, ये किस में मिल रहे हैं आपको, थर्ड नंबर ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, सबने कर लिया। चलो, जिसको याद नहीं हुए उसको हम पीडीएफ भी दे देंगे, हो सकता है एक बार में याद ना हो। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, तो एक बार ज्वाइन कर लेना सभी। व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे होंगे आपके पास ऊपर, उन पे हेलो का मैसेज करके बोल देना कि हमें ग्रुप में ज्वाइन करा दो। ठीक है, चलो, जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जिप्सम का रासायनिक नाम CaSO4 होता है। यहाँ पे ये लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं। CaSO4 2H2O ये मान होता है।
लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे CaSO4 2H2O। ये किसका सूत्र होता है? ये जिप्सम का सूत्र होता है, ठीक है। और जब इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तो उसमें हाफ H2O का बचता है, आधा H2O का अणु रह जाता है। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन था ना आपका, 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये CaSO4 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये आपका सही आंसर लग जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 1 दिख पा रहा है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अभी तो 5 ही क्वेश्चन रहे हैं। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? जो आपका फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच मान आपको बताना है। तो जो फ्रेश मिल्क होता है ना साथियों, उसका पीएच मान होता है 6। कितना होता है? 6। तो ये भी एक तरह से अम्लीय प्रकृति का ही हो गया, थोड़ा कम अम्लीय पर अम्लीय प्रकृति में आ गया, क्योंकि इसका पीएच मान किससे अधिक है? 7 से, किससे कम है? 7 से कम है, ठीक है। तो 7 से कम है तो ये अम्लीय प्रकृति में हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लग गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 मान। दूध का मान कितना होता है? 6। पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है? पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, मतलब ये किसको प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पैमाना, पुंसांश यानी कि शक्ति, शक्ति प्रबलता भी मान सकते हैं एक तरह से आप। तीसरा है पॉजिटिविटी या किसी को नहीं, तो ये शक्ति को बताता है कि अम्ल है तो वो कितना शक्तिशाली अम्ल है, और क्षार है तो वो कितना शक्तिशाली क्षार है, इस बात को बताता है पी, ठीक है। पावर को, शक्ति एंड पावर को, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत ही अधिक गर्मी है और आपको साउंड प्रॉपर सुनाई दे तो हम फैन भी ऑफ रखते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है और जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस कर देना है और लाइक कर देना है वीडियो को, ताकि हम आपके लिए रोज़ और क्लासेस लेके आते रहें। CuSO4 5H2 करो इसको, 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ये सभी, हाँ, कपड़े धोने का सूत्र जो सोडा होता है उसका, और जिप्सम का सूत्र अभी ऊपर आ ही गया, और अभी ये जो सूत्र है वो है नीले थोथे का। किसका है? नीले थोथे का। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। और इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना है कि क्या सूत्र होता है कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका। और बेकिंग सोडा का सूत्र भी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पीछे वाली क्लासेज में कराया हुआ है, 3-4 दिन पहले ही कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रही हूँ कि जैसे पीएच स्केल है तो वहाँ से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आए वो मैंने सारे उठा लिए आपके लिए। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है, कम से कम पीएच स्केल वाले जो मान हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे जितने टॉपिक आपके रहते हैं सब कवर कर लेंगे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप मुझे बता दो पीएच मान कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जल्दी बताएं। ऑप्शंस आपके सामने है 10, 12, 8, 6, तो 10 हो जाएगा जल्दी से, तो 10 सही कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने पर इसके पीएच मान में क्या फ़र्क पड़ता है? दूध से जब दही बनता है, क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताएं। बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले से ही दूध का मान कितना है? 6 है, पीएच मान 6 है ना, अभी तो आपको बताया पीएच मान दूध का कितना होता है? 6 होता है। ये अम्लीय प्रकृति का था, अब दही बन गया तो और खट्टा हो गया, मतलब 6 से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा? कम, तो घटता है, घट गया ना। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या लगा लो? सही लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्न में से कौन सी तरल अधातु है? कौन सी तरल अधातु है आपको बताना है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो ब्रोमीन यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ब्रोमीन, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, तो ये ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है और ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये यहाँ पे 30 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब कमेंट करके एक बार जल्दी से बता दो कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। भाई जल्दी बताओ कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 से ऊपर किस किस के सही हैं? 25 प्लस किस किस के हैं? एक बार हाँ जी बोल दो, हाँ जी बोल दो कि 25 से ऊपर सही है। हाँ, तो 25 से ऊपर जिसके सही है वो मानें कि उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, और बेहतरीन ही क्या, बेस्ट है। 25 से ऊपर करना बहुत बड़ी बात है।
तो 25 से ऊपर सही आ रहे हैं मतलब तैयारी अच्छी है, क्योंकि मैथ्स में तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन सही है, और नहीं आता तो कोई बाबा जी भी नहीं करवा सकता आपको, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे हो जाएगा, ना कोई घुटी है बाबा जी की जो आपको पिला दें। तो मैथ में कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस जो हैं वो लेते रहो। सीमा मैम की क्लास आती हैं, और आपके लिए नई क्लास लगाई है साइंस की, वो पढ़ा रहे हैं आपको अनीता सांगवान मैम। अनीता सांगवान मैम की क्लास कौन को ले रहा है? सबको क्लास लेनी है। सीमा बंसल मैम की क्लास भी लेनी है आपको। रेगुलर सभी क्लासेस आपके लिए अरेंज कर दी गई हैं। 2-3 क्लासेस और रहती हैं, वो भी आपके लिए लगाएंगे, जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। तो हम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने की। इतना सब टाइप करवाने में भी मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढने में, क्वेश्चन बनाने में, तो काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग भी मेहनत करो, आपकी मेहनत भी कहीं कम नहीं रहती, हमें पता है। जितनी फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए मेहनत होती है, उससे ज़्यादा मेहनत करो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, ताकि कोई भी आपको रोक नहीं सके। तो जय हिंद बोल दो सभी, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो, नहीं किया तो अभी तक। और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद बोलेंगे तो समापन करेंगे क्लास का। जय हिंद।